नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस शीर्षक के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और अभी जो राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही है, उन गतिविधियों के ऊपर अगर गौर करें तो साफ जाहिर होता है कि दिल्ली के भीतर जिस प्रकार से कथित गुजरात लॉबी बनाम योगी आदित्यनाथ की एक अघोषित राजनीतिक जंग चल रही है, उसके भीतर पहला नाम योगी आदित्यनाथ के नाम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आ गया कि उत्तर प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री बदलने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ को बदला नहीं जाएगा, यह बयान देने की जरूरत इस दौर में क्यों पड़ी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को, खास करके तब जब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। घंटे भर की मुलाकात हुई। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई, बैठकें हुई। क्या इस मुलाकात के दौरान राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन नहीं पाई जिसमें योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल रिप्लेसमेंट किया जा सके, उनकी राजनीतिक विकल्प को ढूंढा जा सके? दरअसल बात उससे भी आगे की है। दरअसल उससे आगे की बात इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कई मोर्चों पर इस दौर में घिरी हुई दिखती है। एक तरफ गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी, अब बीजेपी के पास केंद्र में अकेले बहुमत नहीं है और करीब 32 सांसदों की कमी है, और वहीं दूसरी तरफ संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करने की कवायद, और वहीं तीसरी तरफ भावी नेतृत्व को लेकर के कि बीजेपी भविष्य में किसके हाथ में जाएगी, वो रणनीति, जहां एक तरफ संघ उस रणनीति पे लगा हो, वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उसी के ऊपर सोच रहा है कि अटल आडवाणी की पीढ़ी के बाद देश की जनता ने मोदी राजनाथ की, मोदी शाह की पीढ़ी को और तमाम लोगों को, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली वगैरह को एक लीडरशिप पूल तैयार था जिससे देश में शामिल। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी के बाद और नरेंद्र मोदी के पीढ़ी के बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी, इसको लेकर के कोई लीडरशिप पूरी तैयार हुई है या नहीं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर के ऊपर या फिर संसद के स्तर पर ऐसे नेताओं के तैयार करने की कवायद हुई है? यदि नहीं हुई है तो जो नेता अपनी मेहनत से आगे बढ़े, जो नेता अपनी प्रशासन की छाप छोड़ रहे हैं, तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी पार्टी को एक प्रदेश में टिका करके रखे, और वो प्रदेश यदि उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य हो तो निश्चित ही तौर पर उस राज्य के मुख्यमंत्री को छेड़ने की अपने राजनीतिक नुकसान हो सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को बखूबी पता है। लेकिन सवाल इस दौर में यही है कि क्या यह बात अमित शाह को पता है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर बीजेपी के भविष्य से ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर अपना राजनीतिक भविष्य ज्यादा बड़ा मुद्दा है? और इन सब को अगर साथ लेकर के देखें तो गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ को हटाना तो चाहते हैं सीएम पद से, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने से जो राजनीतिक परिस्थितियां बीजेपी के भीतर पैदा होगी, उन राजनीतिक परिस्थितियों को झेलने की सोच करके ही सांसें फूलने तेज हो जाएंगे। ये कारण है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने में दिक्कतें हैं। एक और चुनावी हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय जब नरेंद्र मोदी माने जा रहे थे, तो उस पोस्टर बॉय को चुनौती कहीं और से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ से हुई। और आज के दौर में कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि सबसे बड़े पोस्टर बॉय के तौर पर, उस चुनावी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से आगे अपनी जगह बना ली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे अलग आए, लेकिन चुनावी नतीजे अलग है इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में कोई कमी आ गई। योगी आदित्यनाथ के सहारे जिस प्रकार के वोट बैंक का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के चेहरे के लिए ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश में पीडीए के नारा विधानसभा में चल गए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के भीतर। लेकिन सबसे अलग बात यह होता है कि योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा है या फिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा देने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा है। इस नफा और नुकसान की कवायद के बीच जो है
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तमाम तरह की तैयारियां करता हुआ दिख रहा है। एक और उत्तर प्रदेश के भीतर मंडल वाइज बैठकें हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है। प्रयागराज के भीतर बैठक होती है तो उसी इलाके से आने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचते। लखनऊ के भीतर बैठक होते हैं तो लखनऊ की समीक्षा बैठक में, लखनऊ मंडल की बैठक में उसी इलाके से आने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहुंचते हो। मुरादाबाद में जब बैठक होती तो उसी इलाके से आने वाले भूपेंद्र चौधरी जो वो बैठक में नहीं पहुंचते। तो आखिर किस बात की समीक्षा बैठक हो रही है? चुनावी नतीजों को लेकर के समीक्षा बैठक हो और उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर नेता अगर कोई यदि हो, अगर वही उस बैठक में नहीं पहुंचे तो निश्चित ही तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ सही है, ये तो कभी भी नहीं माना जा सकता। कुछ तो बात है अंदर खाने कि लखनऊ और दिल्ली के बीच खाई कहीं ना कहीं चौड़ी हो गई है। कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के कहते हैं उनके कुछ राजनीतिक मजबूरियों से, कुछ अन्य परिस्थितियों से, कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अमित शाह चुनावी रणनीति को, भारतीय जनता पार्टी के भीतर राज्य इकाई को देखते रहे हैं। आखिरकार उनका पूर्ण नियंत्रण माना जाता है राज्य इकाई के ऊपर। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश के पड़ोस के राज्य बिहार में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ आपने देखा होगा कि साथ साथ नीतीश कुमार के सामने टांग दंडवत करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी उसी गति को प्राप्त होते हुए दिख रही है जैसे 1969 के दौर में इंदिरा गांधी के समय की कांग्रेस पार्टी ने करुणानिधि के सामने ऐसा सरेंडर किया था कि कांग्रेस पार्टी ही सरेंडर कर गई। दोबारा कांग्रेस पार्टी दोबारा तमिलनाडु के भीतर खड़ी नहीं हो पाई। वही स्थिति यूपी के पड़ोस राज्य बिहार के भीतर बनती जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बिहार के भीतर दिलीप जायसवाल नीतीश कुमार के लिए गुलदस्ता लेकर के पहुंचते हैं। दिलीप जायसवाल को बनाने का मतलब ये होता है कि बिहार के भीतर जाति की राजनीति के लिए मशहूर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब भी जमात की राजनीति के लिए तैयार नहीं है। यानी कास्ट सेंसस ने बिहार में स्पष्ट कर दिया कि जायसवाल मतदाताओं की तादाद बिहार में कितने कम है। बात खैर योगी आदित्यनाथ की हम कर रहे थे। बिहार की चर्चा इसलिए भी काफी जरूरी था क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो शॉर्ट फॉर्म है पीडीए, जो अखिलेश यादव ने इस चुनाव के भीतर 2024 लोकसभा चुनाव के भीतर एक अमोघ अस्त्र के तरह इसका इस्तेमाल किया। वो पीडीए की बुनियाद दरअसल बिहार के जाति जनगणना के रिपोर्ट के बाद मजबूत हुई थी, क्योंकि बिहार से जो आंधी चली सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक न्याय की राजनीति, वो विमर्श के केंद्र में आया तो बिहार की जाति जनगणना के रिपोर्ट के बाद, और वही आधार बना उत्तर प्रदेश के भीतर पीडीए की बात करने का। तो फिर पीडीए की बात जब उत्तर प्रदेश के भीतर शुरू हुई तो योगी आदित्यनाथ की कितने भारतीय जनता पार्टी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इस बात को लेकर के लोकसभा चुनाव के पहले से ही कवायद शुरू हो गई थी कि वो कितने उपयोगी हो सकते हैं। और कवायद इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि मंडल पॉलिटिक्स के खांचे में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठते थे। पिछड़ा वर्ग के उफार और पिछड़ा वर्ग की राजनीति, सामाजिक चेतना के दौर में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठ सकते थे। उनके चुनावी हिंदुत्व का दायरा सीमित होने का राजनीतिक खतरा दिख रहा था। लोकसभा चुनाव के नतीजे कमोबेश यही रहे कि गोरखपुर सीट को अगर छोड़ दिया, से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को मात हाथ लगी है। बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिनके जीत का अंतर घट गया, जो जीते उसके जीत का अंतर घट गया, जो पिछली बार बीजेपी के सीट पर जीते हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। फैजाबाद अयोध्या के सीट में बीजेपी हार गई। से अब बखूबी अंदाजा लगा सकता है कि बीजेपी इस स्थिति में तो कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं जा रही है जहां 2004 और 2009 की स्थिति में थी। एक गाजियाबाद, नोएडा और गोरखपुर के भीतर बची हुई अलग अलग छोटे छोटे 4-5 टापुओं पर बची हुई दिखाई पड़ती थी, राजनीतिक टापुओं के ऊपर। उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते तो नहीं पहुंच जाएगी। एक और ये आशंकाएं हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये बताया जाना कि योगी आदित्यनाथ ने भरोसा तो प्रकट करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, इस बात से साफ जाहिर होता है कि पहला राउंड योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन वहीं क्या पहले राउंड की जीत जो है योगी आदित्यनाथ के सत्ता को सुरक्षित कर देती है?
दरअसल सत्ता सुरक्षा करना और राजनीति सुरक्षित करना दोनों दो बातें। राजनीतिक दुकान चलती रहे और सत्ता की दुकान चलती रहे। जब इन दोनों परिस्थितियों के बीच आमतौर पर किसी दूरदृष्टि वाले नेता को देखने का यदि मौका मिलता है तो सबसे पहले वो यही दिखता है कि सत्ता भले ही छूट जाए, राजनीति दुकानदारी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। राजनीति की दुकान चलती रहनी चाहिए और राजनीति की दुकान चलने के लिए सत्ता कई बार छोड़ना भी पड़ता है। शायद योगी आदित्यनाथ तो उस मूड में अब आ गए हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के भीतर सत्ता गंवाने की नौबत आए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक शून्य पैदा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे। जो शून्य के आगे भारतीय जनता पार्टी कहीं एक बड़े वैक्यूम के तौर पर तो नहीं आगे बढ़ रही है। और वहीं योगी आदित्यनाथ को यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता तो जो राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी, उस प्रतिक्रिया के दायरे में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई दूसरे अन्य राज्य भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची से चुने गए ज्यादातर मुख्यमंत्री कई राज्यों के भीतर हैं। उन मुख्यमंत्रियों की तरह वो रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो दिल्ली के इशारे पे चलने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। भले ही चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति में दिल्ली और लखनऊ के बीच विवाद की खबरें और एडहॉक प्रक्रिया के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई हो, भले ही डीजीपी की नियुक्ति कार्यवाहक होती रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ घुटना नहीं टेकेंगे। ये बात लखनऊ ने दिल्ली को साफ साफ बता दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एहसास करा दिया कि लखनऊ के भीतर वही सब होगा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहेंगे। संवैधानिक रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख को दिल्ली की केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख डिक्टेट नहीं कर सकता। भारत देश के संविधान के तहत केंद्र और राज्य के बीच तख्तों का बंटवारा और शासन ठीक वैसे भी चलना ही चाहिए। और ठीक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व इस बात को स्वीकार नहीं करता। उसको तो रबर स्टाम्प चाहिए, उसको कोई विष्णुदेव सहाय चाहिए, उसे कोई मोहन यादव चाहिए, उसे कोई भजनलाल शर्मा चाहिए, उसे नायब सैनी चाहिए, उसे भूपेंद्र पटेल चाहिए, उसे योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, उसे PS येदियुरप्पा नहीं चाहिए। जी हाँ, उसे देवेंद्र फडणवीस भी नहीं चाहिए। कमोबेश यही हालात भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसी हालात में बी एस येदियुरप्पा का विकेट गिर जाता है। बी एस येदियुरप्पा का विकेट गिरने के बाद देवेंद्र फडणवीस का डिमोशन हो गया, सीएम की जगह वो डिप्टी सीएम बना दिए गए। उसके आगे बढ़कर करके देखे तो वसुंधरा राजे को चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान का भी विकेट गिर गया, रमन सिंह का भी विकेट गिर ही गया। तो विकेट बचा हुआ किसका है? विकेट बचा योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ का विकेट जो माहौल बन रहा है, जो बनाया जा रहा है, उसके भीतर अगरा बनाम पिछड़ा की राजनीति कितनी दूर तक जाती है, इस बात को परखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इसके लिए मौका चाहता है। इसको परखने के लिए संघ भी मौका चाहता है और इसको परखने के लिए और इस कसौटी के ऊपर योगी आदित्यनाथ को कसने के लिए गुजरात लॉबी भी मौका चाहता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये मौका उत्तर प्रदेश के भीतर 10 सीटों के उपचुनाव के साथ एक राजनीतिक चेतावनी के रूप में भी सामने आ रहा है कि अगर 10 सीटों में ज्यादातर सीटें योगी आदित्यनाथ अगर जीत करके आ गए तो फिर आप तय मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाना आसान नहीं होगा केंद्र के लिए। अगर बात ये अखिलेश यादव की जाए तो अखिलेश यादव के लिए तो कई भिन्न भिन्न सिचुएशन ये कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, उनके कथित ठाकुरवाद का मुद्दा जम करके उत्तर प्रदेश के भीतर उछाला जाता रहे और पीडीए का नारा भी उनका अखिलेश यादव का चलता रहे, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का बात जो है वो अग्रणी वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री की बात, ये दोनों काउंटर होते रहे। तो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मौजूदा राजनीतिक हालात में, जहां संविधान बचा हो, जहां राहुल गांधी की गारंटी, जहां कांग्रेस पार्टी के साथ बना हुआ इंडिया अलायंस और जहां बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स के नए सिरे से ऊपर आगे जो सब अल्टरनेट मतलब समाज शास्त्रियों ने जो सामाजिक न्याय के दायरे में जो एक सकारात्मक राजनीति के साथ आगे आने की जो परिकल्पना इंडिया अलायंस कर रहा है, उसके भीतर उत्तर प्रदेश की बिसात के ऊपर सबसे बड़े मोहरे अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव की जीत के लिए स्वाभाविक सी बात है
कि उनको विधानसभा चुनाव जीतने के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिख रहा है, तो वही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री रहने से होता हुआ दिख रहा है। भला वो क्यों चाहेंगे? और यही कारण है कि इंडिया अलायंस के घटक दलों पर नजर अगर डाले तो चाहे संजय सिंह वो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे कोई दूसरे नेता, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, सब ये बयान देकर के भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा या कभी भी हटाया जा सकता है। और इस तरह की खबरें लगातार चलते रहे और ये बयान राजनीति के तहत दिए जा रहा है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हटा न दे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट पूरी तरह से पास हो जाएगा, विधानसभा चुनाव जितवा देगा भारतीय जनता पार्टी को 2027 के भीतर। इस बात को जैसे पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, उसी तरीके से यह भी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो रिप्लेसमेंट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हरा ही देगा। दोनों के अपने राजनीतिक नफा और नुकसान है कि आखिरकार जो भी विकल्प सामने आएगा वो विकल्प कैसा होगा, वो पिछड़ा होगा, वो अति पिछड़ा होगा, वो दलित होगा, वो होगा क्या विकल्प। और योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे सीएम के कुर्सी पर, तो उनके बने रहने से जो फायदा, जो लाभ इस बार उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, क्या वही लाभ वही फायदा क्या आगे भी होगा? जो पहली बार जो उत्तर प्रदेश के भीतर जो कि महीन राजनीति है ना, उसको समझना बेहद जरूरी होता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हुआ था, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन कसौटी पे नहीं था। योगी आदित्यनाथ का चुनावी इकबाल दांव पर नहीं लगा हुआ था, बल्कि नरेंद्र मोदी का चुनावी इकबाल उत्तर प्रदेश के भीतर दांव पे था। अमित शाह के वो कथित चाणक्य नीति दांव पे थी, तो फिर बलि का बकरा योगी आदित्यनाथ को क्यों बनाया जा रहा? ये सारे सवालों के आसपास एक और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें नरेंद्र मोदी शाह, जेपी नड्डा शामिल है। वो शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश के भीतर भी एक रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री की सपने को सजो रहा था, और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का चुनाव भी जीतना है। वहीं तीसरी तरफ कथित ठाकुरबाद से छुटकारा भी उनको पाना है। वहीं चौथी बात, पिछड़े वर्ग के ज्यादातर वोटर जो सपा और इंडिया अलायंस के पाले में चले गए उत्तर प्रदेश के, उनको वापस भी लाना है। वही पांचवी बात, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर उस स्थिति में बचा करके भी रखना है जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी भी अपने लिए जगह तलाश रही है। और वहीं छठी बात, छठे अगर एंगल से अगर देखने की कोशिश अगर करे तो एक ऐसे बिसात भी उत्तर प्रदेश के भीतर बिछा के रखनी है जिसमें योगी आदित्यनाथ की जगह जो नया चेहरा आए, वो नया चेहरा दिल्ली के सपने न दिखने लगे। और ये सारी कवायदों के बीच में कौन मुरादाबाद की बैठक में पहुंचा, कोई लखनऊ की बैठक में पहुंचा, कौन प्रयागराज मंडल की बैठक में पहुंचा, ये मुद्दा बीच बीच में जैसे जैसे सामने आता है, मतभेद की खबरें जैसे जैसे सामने आती है, कहीं ना कहीं आला कमान को भी कुछ हद तक इस बात को सुकून देती है, योगी आदित्यनाथ को भी कुछ हद तक सुकून मिलती है। और वहीं तीसरी बात, अखिलेश यादव के गठबंधन को भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने रहे, लेकिन सुकून देने वाली खबरें आते रहे, बीजेपी के भीतर के मतभेद गहरे हो रहे, मतभेद सामने दिखते रहे, जिससे कि सबको इंडिया अलायंस को फायदा हो। ये सभी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा उनके जगह बनने वाले अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष कब तक बनाए रखेंगे? ये सुनील बंसल यदि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं तो अब तय मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को हटा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक संबंध जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य अगर आते हैं तब भी योगी आदित्यनाथ को हटाना मुश्किल हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में आला कमान के पास फैसले लेने के लिए कम समय है। वहां पर बिहार जैसी स्थिति नहीं है जहां पार्टी को नीतीश कुमार के सामने साष्टांग नीतीश कुमार के चरणों में पार्टी को छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी ड्राइवर सीट पर है, और जब तक बीजेपी ड्राइवर सीट के ऊपर है तभी तक दिल्ली के भीतर 7 लोक कल्याण मार्ग के भीतर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता प्रधानमंत्री पद पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और इसी सच्चाई के आसपास लखनऊ और दिल्ली के बीच की जो बिसात बिछाई जा रही है, वो योगी आदित्यनाथ पहला राउंड जो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी असलियत इसी के भी अंदर छिपी हुई है। पहले राउंड के बाद दूसरी राउंड में उनकी सीट बचेगी या नहीं बचेगी ये बात कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये बात बहुत सागोई के साथ कह सकते हैं कि योगी को हटाने वाले कोई भी ताकत, चाहे दिल्ली की सत्ता का कितना भी बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी संरक्षण प्राप्त हो, तब भी उसको मात हाथ लगी है। मात इसलिए भी हाथ लगी है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी 7 साल मुख्यमंत्री काल के भीतर एक अपने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जिससे
से कोई सहमत हो या फिर असहमत हो, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व जैसे 2002 से 2012 के बीच नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण गुजरात के भीतर किया जिस व्यक्तित्व से कोई मोहब्बत कर सकता था, कोई नफरत कर सकता था, लेकिन इग्नोर उसे नहीं कर सकता था। यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है कि कोई इग्नोर नहीं कर रहा योगी आदित्यनाथ को, चाहे मोहब्बत करने वालों की जमात जितनी बड़ी हो या फिर नफरत करने वालों की जमात जितनी भी बड़ी हो। राजनीति के भीतर राजनीतिक अहमियत को बनाए रखने की वाली जो जमात होती है, दरअसल ये वही जमात होती है जिस जमात को इग्नोर करना मुश्किल होती है। यही योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है, जिसके बूते पहला राउंड उन्होंने जीता। वो दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से भी वो संभवतः मुलाकात करेंगे, फिर खबर चलेगी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जा रहे हैं सीएम के कुर्सी से, लेकिन भूल जाइए इन खबरों को। और फिलहाल बीजेपी के भीतर गुजरात लॉबी में ऐसी ताकत नहीं बची है जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से आज के दौर में हटा करके दिखाए। आगे आगे देखते रहिए होता क्या है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।